आर्थिक न्याय के कार्यक्रम में नियमित रूप से उपस्थित रहने वाले सभी बंधुओं, भाइयों, बहनों और मित्रों, हम लगातार अलग अलग दृष्टिकोणों से समाज की समस्याओं को आपके सामने रखते हुए, आपको समझदार बनाते हुए, आपके जीवन को यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन को सुखी बनाने के लिए जो कुछ हो सकता है उसका सही रास्ता आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें आपकी सक्रिय भागीदारी यह होनी चाहिए, क्योंकि आप इसे अन्यथा न लें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि न्याय को आधार बनाकर पूरी दुनिया में शांति की स्थापना का, स्थायी शांति की स्थापना का जो प्रयास हम कर रहे हैं, कुछ समय के बाद उसकी सच्चाई सबके सामने प्रकट होने लगेगी। और हमारा कहना यह है कि अगर इस दृष्टि से भारत के लोग अपनी गरीबी से मुक्त होना चाहते हैं, अपने अभाव, अन्याय, शोषण से मुक्त होना चाहते हैं, आप विश्वास रखें कि जब तक बजट के बारे में आपको सही जानकारी नहीं होगी, जब तक न्याय की समझ स्वतंत्र रूप से आप में विकसित नहीं होगी और जब तक बजट का शुद्ध लाभ देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति सामान्य जीवन, सुख का जीवन, संतोष का जीवन और निर्भयता का जीवन नहीं जी सकता। इसलिए आप सबकी बात सुने, लेकिन करें अपने मन की। जाति के नाम पर आपको विचलित नहीं होना चाहिए, क्षेत्र के नाम पर आपको विचलित नहीं होना चाहिए, अलग अलग परंपराओं के नाम पर, आप देश के किस कोने में बसते हैं इसके नाम पर कतई आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति न्याय के विरुद्ध बात करता है वह वास्तव में समाज का शत्रु होता है। और न्याय क्या है? आज तक भारत के संविधान के निर्माताओं ने इस बात की जानकारी तक नहीं दी है। फिर आज की स्थिति में अगर हमारे आज के प्रधानमंत्री जी अगर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करें तो इसमें गलत भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर उनकी यह आलोचना केवल राहुल गांधी को जवाब देने के लिए की जाती है तो यह मामला गलत दिशा में जाने लगता है। लेकिन गलत दिशा में जाने लगता है तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? मैं इस बात को रेखांकित कर रहा हूं, आने वाले समय में गांधी की आलोचना हो सकती है और जवाहरलाल नेहरू की तो प्रखर आलोचना होनी ही है, इससे तो कोई बच नहीं सकता। क्योंकि गांधी के हस्तक्षेप से जो देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था वह पूरी तरह अलोकतांत्रिक ही नहीं, यह पूरी तरह देश के भविष्य को चौपट करने का रास्ता था। और जैसा आप सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, वो जानकारियां तो आती ही रहती हैं। उसमें जवाहरलाल नेहरू की पहली दृष्टि क्या थी? उनको अपने व्यक्तित्व की अधिक चिंता थी, उनको दुनिया का सिरमौर कहलाने की इतनी ख्वाहिश थी कि दुनिया का सिरमौर बनने के लिए उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में भी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। मैं उनके चरित्र को लेकर कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं समझता। आज की स्थिति में इस प्रकार की टिप्पणी किसी राजनीतिक दल की प्रशंसा और एक राजनीतिक दल का विरोध हो सकता है,
लेकिन देश के अधिकांश नागरिकों को या कुछ अत्यंत बुद्धिमान और पहुंचे हुए नागरिकों को नेहरू का चरित्र कैसा था यह अच्छी तरह मालूम है। उसे लेकर समाज में कोई भ्रांति नहीं है और उसके द्वारा जो समय समय पर निर्णय लिए गए वे उसे महामूर्ख सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। तो बंधुओं, हम इतिहास को छोड़ भी नहीं सकते और इतिहास को पकड़कर हम भविष्य का रास्ता तलाशने से भी अपने आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकते। इसलिए भाइयों बहनों और मेरे सभी मित्रों, इस बात को आप भी समझिए कि हम विषय तो सारे उठाएंगे, हम राजनीति से किनारे रहकर नहीं चल सकते। राजनीति की समीक्षा और अपनी टिप्पणियां उसमें शामिल होनी चाहिए ताकि ये राजनीतिक दल जो कुछ सत्ता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं उनके गुण दोषों पर आप विचार कर सकें, उनमें तुलना कर सकें। सारे राजनीतिक दल अपने अपने तथाकथित झूठे सच्चे एजेंडे के साथ सारे समाज में हाजिर हैं और आज की स्थिति में सारे राजनीतिक दल कम या बेशी सत्ता में साझीदार भी रह चुके हैं और साझीदार रहने से अगर कोई बचा है तो इस देश का आम आदमी बचा है, गरीब आदमी बचा है, जिसके नाम पर देश की राजनीति हो रही है किंतु हर बार वह ठगा जाता है, मूर्ख बनता है। और मूर्ख क्यों बनता है? मुझे कहने की आवश्यकता